अगला अध्याय आपका आता है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जल्दी जल्दी इसको भी समाप्त करते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि पिछले अध्याय में आपने रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से जनन होता है मनुष्य में। अब हम इस जनन से संबंधित कुछ हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और विशिष्ट बातों को पढ़ेंगे कि जिन दंपतियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनमें किस प्रकार से हम संतान उत्पन्न करा सकते हैं, गर्भाधान से किस प्रकार से बचा जा सकता है। ये सारी बातें इस अध्याय के अंतर्गत बताएंगे आपको। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य से है। यानी वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जनन कर सकने में सक्षम हो, भावात्मक रूप से स्वस्थ हो और व्यवहार उनका कुशल हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ व्यक्ति हो। तो ये तो नॉर्मली एक स्वास्थ्य की भी परिभाषा यही कहलाती है कि वो व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाता है जब वो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि चलो अब यहाँ पर देखें जनन स्वास्थ्य समस्याओं और कार्यनीति। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? परिवार नियोजन के नाम से, जिसे अब हम परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। परिवार कल्याण के नाम से हम जानते हैं कि पूरे देश में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया गया जिसके माध्यम से सभी मनुष्यों में, भारत के सभी मनुष्यों में उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जाए। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में और पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों में इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल इस समय जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से फेमस है। इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCHP, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH। ठीक है, RCH कहिए चाहे RCHP कहिए, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर एंड हेल्थ प्रोग्राम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यानी परिवार कल्याण जो कि आज के समय में उसमें काफ़ी उन्नत करके और व्यापक कार्यक्रम को सम्मिलित करके जनन एवं बाल सेवा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा किया जाता है। जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाओं और प्रोत्साहन दिए जाते हैं। ऑडियो वीडियो के माध्यम से, यानी आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। मुद्रित सामग्री की सहायता से, यानी जो छपी हुई चीज़ें हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। जनन से संबंधित कोई भी प्रकार के रोगों के बारे में या सही तरीके से जनन करने के माध्यम में, ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा की जाती है। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी शिक्षक मित्रों की भी भूमिका होती है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभी देखो आप लोगों को जागरूक करने के लिए 2 चैप्टर आप लोग को दिया गया है, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य में। आप लोगों को उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जो भ्रांतियां फैली होती हैं कि इन चीज़ों से ये होता है, उन चीज़ों से वो होता है, इनको दूर करने के लिए, यहाँ पर जागरूक करने के लिए लोगों को ये स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है। यौन संचारित रोगों, एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये सारी चीज़ें, ये सब फालतू चीज़ें हटाओ। और यहाँ पर ये उल्ब विभेदन क्या है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। उल्ब विभेदन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस, क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? तो ये अगर आप पढ़े हैं 3रा चैप्टर तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो मादा का गर्भाशय होता है, मादा का गर्भाशय, उसमें जो संतान पल रहा होता है, ठीक है, उसमें जो संतान पल रहा होता है, कोई शिशु है वो जब पल रहा होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो उसके चारों तरफ जो आवरण होता है उसे एमनियोटिक लेयर कहते हैं, एमनियन लेयर कहते हैं। उसके अंदर जो द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, सिरिंज के माध्यम से इस फ्लूइड को निकाला जाता है। इस तरल को जब निकाला जाता है, इस तरल में इस शिशु की कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। उस तरल को लैब में परीक्षण किया जाता है और उसमें उस कोशिका में शिशु की कोशिका का परीक्षण किया जाता है। उससे 3 चीज़ों का पता लगाया, कई सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, जिनमें हम आपको बताएंगे। पहला तो लिंग की जांच की जा सकती है कि भ्रूण में वो पल रहा शिशु नर है या मादा, इसकी जांच की जा सकती है। दूसरा आनुवंशिक
विकृति का पता लगाया जा सकता है कि उस जो शिशु है उसमें कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है, उसका जो क्रोमोसोम है वो सही है या नहीं है। ठीक है, इन 2 चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, और भी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। जो मेन है वो 2 हैं। तो एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग, उलभेदन का प्रयोग आनुवंशिक विकृति के लिए किया जाना चाहिए, तो ये सुविधाजनक है और मान्य भी है। लेकिन लिंग की जांच के लिए एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग नहीं किया जाता, भारत में बैन है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपका बैंड है, क्योंकि हमारे भारत में एक भ्रांति है कि बेटी पैदा हो गई तो उसे समय से पहले, गर्भधान से पहले ही उसे समाप्त कर दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग बेटी जन्म करने के लिए नहीं चाहते, बेटी जन्म करना नहीं चाहते। तो इसलिए उलभेदन का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। लिंग की जांच करा देते थे, जो दंपति नहीं चाहते थे बेटी पैदा हो तो वो उसका क्या करते थे, एबॉर्शन करवा देते थे। तो उसको रोकने के लिए लिंग की जांच को बैन कर दिया गया भारत में। ठीक है, मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उलभेदन की जांच को रोक दिया गया। तो ये समझ में आया कि उलभेदन या एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से हम एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से लिंग की जांच कर सकते हैं, या किसी आनुवंशिक रोग का भी हम जांच कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वही चीज़ें लिंग की जांच की जा सकती है, और भ्रूण में कोई आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ऐसा तो नहीं है, इसकी भी जांच इसमें कराया जा सकता है। जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने के काम करती हैं। अब यहाँ पर गर्भ निरोधक गोली की बात की जाए तो गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, जो गर्भधान को रोकती है। यानी गर्भधान क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब जाकर युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से नए संतान का निर्माण होता है। तो इसको रोकने का काम कि नर युग्मक मादा युग्मक से ना मिल पाए, इसे कहते हैं गर्भ निरोधक, गर्भ धारण करने से रोकना। तो उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, अभी आपको बताई जाएंगी। उनमें से एक गोली की बात की जा रही है, टैबलेट, जिसका नाम है सहेली। तो सहेली टैबलेट जो एक गर्भ निरोधक गोली है, इसकी खोज किसने की थी, क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CDRI भी कहते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक, उसके बाद यौन संबंधित मामलों में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव, बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ शिशु दर में गिरावट आई है। यानी जब हम बात करें कि बेहतर जागरूकता के बारे में, कि यौन संबंधित मामलों की जागरूक किया गया, लोगों को अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त करके प्रसव कराया गया। जैसे पहले के समय में क्या होता था, घर में ही प्रसव हो जाता था। प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, डिलीवरी मतलब बच्चे का जो गर्भ से बाहर निकलना। तो ये पहले घर में ही करा दिया जाता था, लेकिन अब इसको मेडिकल से संबंधित जो लोग हैं उनके देखरेख में, निगरानी में किया जाता है, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर में गिरावट आती है। क्योंकि पहले के समय में जब पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती थी तो माता की मृत्यु हो जाती थी बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद, या बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। तो इसके माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, मेडिकल एजेंसीज के माध्यम से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई। ठीक, लघु परिवार वाले जो लोगों की संख्या बढ़ी, यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल, कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं से बड़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के लिए बेहतर समाज जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत करता है। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। तो जनसंख्या जो विस्फोट है वो क्या है? जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये होता है कि अनियंत्रित रूप से मानव की जनसंख्या में बढ़ोतरी ही जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। अब जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है 2021 में इसका जनगणना होना था, चूंकि कोरोना की वजह से वो टल गया। अब पता नहीं कब जनगणना आएगा, वो कुछ भी पता नहीं है। सुनने में आ रहा है कि भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गई है, और मुझे भी लगता है कि ये सही बात है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि पिछले 2-3 सालों में कभी भी हमारे शहर में कभी इतना जाम नहीं लगता था जितना आज के टाइम में लग रहा है। पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ गए हैं, तो पैदा हुए हैं या फिर बाहर से आए हैं, कुछ भी पता नहीं है। मैं तो इतना कहूँगा कि जनसंख्या वाकई में भारत की चीन से दुगनी ना हो गई हो तो जो कहो वो, जो अभी बोलते थे ना मोदी 125 करोड़ देशवासी, अब ये 200 को 125 करोड़ बोलेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसको कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किया गया है। अब इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? मेडिकल में बहुत ज़्यादा सुविधा आना। मेडिकल के सुविधा से बहुत सारे लोग मृत्यु से बचे जाते हैं। अब जैसे पहले क्या होता था, मातृ मृत्यु दर बहुत होती थी, क्योंकि जो प्रसव होता था वो लगभग घरों में करा ली जाती थी। तो घरों में पूरी तरीके से मेडिकल सुविधाएं ना होने की वजह से मृत्यु हो जाती थी माता की। बच्चे को जन्म दिया, वो खुद मर गई, ऐसा हो जाता था। तब उसे मातृ मृत्यु दर कहा जाता था। या शिशु जन्म हुआ तो शिशु जन्म लेते ही मर गया, शिशु मृत्यु दर हो कहलाता था।
लेकिन आज के टाइम में बेहतर चिकित्सीय सहायता की मदद से इन दोनों में कमी आई है। तो दोनों में कमी आएगी भैया, जब कोई मर ही नहीं रहा है तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यानी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के कारण इस यहाँ पर लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमें अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% तथा प्रति हजार में 20 प्रतिवर्ष थे। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण ये सब फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए, आपके नीट में यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं कि जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए हम जागरूकता फैलाएं लोगों में। आपने सुना होगा हम दो हमारे दो का नारा लगाया जाता था कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। विज्ञापनों के माध्यम से सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर चिपकाए जाते थे जिसमें हम दो हमारे दो की बात की जाती थी। बहुत सारे जोड़ों को बताया जाता है कि हम दो हमारा दो का नारा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें बदलाव आएगा मानव समाज में। बेरोजगारी बढ़ेगी, खाना पीना महंगा होगा, रहने का आवास महंगा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी और हो भी रही हैं भारत में। लघु परिवार को प्रोत्साहित किया गया, यानी हम बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाएं कि लघु परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोत्साहित करो, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करो। ठीक है, एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता कह दूँगा। अब ये गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोधक मैंने आपको बताया ना, गर्भधारण को रोकने यानी संतान उत्पन्न ना हो इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टैबलेट भी आते हैं और आईयूडीज आते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेज आती हैं जो गर्भाशय में लगा दी जाती हैं, जैसे संभोग के बाद भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो वो गर्भ निरोधक कहलाते हैं। गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? गर्भ निरोधक ऐसा होना चाहिए कि जो प्रयोग करता है वो उसे प्रयोग करे लेकिन उसका उस पर दुष्प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े और वो गर्भधारण को रोकने में मदद भी करे। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाए मार्केट में, प्रभावी होना चाहिए यानी गर्भ निरोधक का काम करे जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव भी शरीर पर ना पड़े। ठीक, इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की काम इच्छा को भी मतलब डिस्टर्ब ना करे, प्रेरणा मैथुन में बाधक भी ना बने। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे परंपरागत या प्राकृतिक तरीका है जिसके द्वारा गर्भधारण से बचा जा सकता है, रोध का प्रयोग किया जा सकता है, बैरियर का प्रयोग किया जा सकता है, आईयूडीज का प्रयोग किया जा सकता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेज जैसे कॉपर टी, इन सब के बारे में भी डिटेल बताया जाएगा। मुंह से लेने योग्य जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, टीका प्रयोग किया जा सकता है या अंतर्रोध तथा शल्य क्रियात्मक विधियाँ भी प्रयोग की जा सकती हैं गर्भधारण से बचने के लिए। अब इनको हम डिटेल पढ़ेंगे कि प्राकृतिक विधियाँ क्या होती हैं। प्राकृतिक विधियाँ क्या होती हैं जिसमें किसी भी मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता और गर्भधारण से बचा जा सकता है। उसमें क्या होता है, ये विधि अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकती है। गर्भधारण कब होगा? जब नर युग्मक और नवादा युग्मक आपस में मिलेंगे, यानी शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेंगे तभी गर्भधारण होगा। अगर हम इन दोनों को मिलने ही ना दें तो गर्भधारण नहीं होगा। तो प्राकृतिक विधियाँ किस पर काम करती हैं? अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकती हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि प्राकृतिक विधि किस पर काम करती है, बैरियर किस तरह से काम करता है, आईयूडी किस तरह से काम करता है। तो प्राकृतिक विधि कैसा काम करता है? अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोक देता है। क्या होता है? इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है जिसमें एक दंपत्ति माहवारी यानी मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। क्योंकि मासिक चक्र का जो 10वें से 17वां दिन, मासिक चक्र कुल 28 से 29 दिन का होता है, उसके जो बीच का पीरियड होता है 10 से 17वें दिन के बीच 14-15 दिन में अंडोत्सर्ग होता है। उस समय अंडाणु उत्सर्जित होती है। अगर उस समय मैथुन की क्रिया की जाती है तो गर्भधारण की संभावना 90% होती है। अगर 10 से 17वें दिन के बीच अगर मैथुन से बचा जाए तो वो गर्भधारण नहीं होता, जिसे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन से बचने से गर्भधारण से बचाया जा सकता है। एक अन्य तरीका है वायस्खलन या अंतरित मैथुन, जिसे हम इंग्लिश में क्वाइटस इंटरप्शन कहते हैं। एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष शादी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल लेता है, जिससे वीर्य सेचन से बच सकता है, यानी उसके गर्भाशय में वीर्य ना पहुंच पाए, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु ना पहुंच पाए। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये क्या होता है? तो गर्भधारण होने के बाद 9 महीने तक शिशु का पालन पोषण होता है, उसके बाद डिलीवरी होती है। तो 9 महीने जब डिलीवरी हो जाती है किसी स्त्री की तो उसके बाद 3 से 4 महीने तक का पीरियड ऐसा होता है जिसमें उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। उस दौरान भी संभोग करने से संतान उत्पन्न नहीं होता, उसे कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। जिस समय वो माता अपने जो शिशु का जन्म हुआ है उसका दुग्ध पान कराती है, उस दौरान भी मैथुन करने से गर्भधारण नहीं होता।
इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रसव के बाद यानी कोई शिशु को जन्म दी है उसके बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आवर्तक चक्र शुरू नहीं होता। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 महीने का होता है, यानी 4 से 6 महीना किसी एक संतान को पैदा करने के बाद 4 से 6 महीने के बीच में संभोग करने से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस समय मासिक चक्र नहीं होता। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक की ही अवधि तक कारगर मानी जाती है, क्योंकि 6 माह के बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, दवा या साधन का उपयोग भी नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य होते हैं। हालांकि इसके असफल होने की दर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है दूसरा तरीका, रोध बैरियर का प्रयोग। रोध विधि के अंतर्गत रोधक साधनों का प्रयोग करके अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को रोका जाता है, भौतिक रूप से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है, जिसमें हम आपको बताते हैं कंडोम या निरोध के बारे में। ये एक रोधक उपाय है जिसमें पतली रबर या लैटेक्स से बना होता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री के योनि गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाता है। स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं प्रवेश कर पाता, जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। यानी रोध भी क्या करता है, रोध जो है बैरियर, वो भी अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इसके गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों, एड्स बचाव आदि से लाभ होता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम आप मार्केट में देख सकते हैं, दोनों में एक ही बार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वाल्ट, ये भी अन्य रोध प्रक्रिया है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वाल्ट, ये भी रबर के बने रोधक उपाय होते हैं। इनको भी प्रयोग किया जा सकता है, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भधारण से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेल, फोम का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो निरोध है इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वाल्ट, इनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में दूसरी प्रभावी लोकप्रिय विधि है अंतःगर्भाशय युक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट IUD, जिसे कहते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डिवाइस को कहाँ लगाते हैं, यूटेरिन में, गर्भाशय में लगाते हैं। ठीक है, ये युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतःगर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित IUD। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, औषधि रहित IUD के नाम बताइए। तो औषधि रहित IUD हैं तांबा मोचक IUD, कॉपर ट्यूब, कॉपर 7 और लिपस लूप। ठीक है, एक उदाहरण आपका लिपस लूप भी है। लिपस लूप औषधि रहित IUD है, जैसे लिपस लूप, और तांबा मोचक IUD है, औषधि रहित IUD का एग्जाम्पल लिपस लूप ही है केवल। तांबा मोचक IUD है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक, हार्मोन मोचक IUD कौन है, प्रोजेस्टेरोन LNG20। ठीक, इतना याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औषधि रहित IUD बताइए, जिसमें किसी भी औषधि का प्रयोग नहीं होता, कौन है, लिपस लूप। तांबा मोचक IUD कौन से हैं, तांबा मोचक IUD जो होते हैं, जैसे कॉपर टी, अगर हम बात करें कॉपर टी, तो ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं, कॉपर आयन रिलीज करते हैं, जिसके माध्यम से शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है, शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता। ठीक, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 इसके एग्जाम्पल हैं। हार्मोन मोचक IUD के एग्जाम्पल बताइए, प्रोजेस्टेरोन LNG20, मोस्ट इंपॉर्टेंट। IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन का मोचित करता है, जिससे शुक्राणु को भक्षाणु की गतिशीलता बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा भी है, कॉपर टी किस प्रकार से अपना काम करती है, तो कॉपर टी कॉपर आयन रिलीज करती है, जो शुक्राणुओं को खा डालता है, भक्षाणु क्रिया यानी फागोसाइटोसिस को बढ़ाता है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता तथा उसकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन को गर्भाशय के में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। अब बताओ, जो IUD हार्मोन मोचक होते हैं वो अपना काम कैसे करते हैं, तो वो IUD जो हार्मोन मोचक होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन का स्राव करते हैं जो भ्रूण के रोपण के लिए उसकी गर्भाशय की दीवार को अनुपयुक्त बना देती है, भ्रूण उससे चिपक ही नहीं पाता। गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों का जन्म अंतराल चाहती हैं, उनके लिए IUD आदर्श गर्भनिरोधक होता है। भारत में गर्भनिरोध की यह विधि व्यापक रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भनिरोधक जो कि क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जो गोलियाँ टैबलेट ली जाती हैं गर्भनिरोधक गोलियाँ, ठीक है, उनमें क्या होता है, तो उन गोलियों में प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। इन्हें मुंह द्वारा लिया जाता है और मुंह से टीका के रूप में ली जाती है। ये गोलियां नाम से प्रसिद्ध हैं। ये गोलियां 21
21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आर्तक चक्र के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भनिरोधक की आवश्यकता होती है, यानी रेगुलरिटी इस दवा को ली जाती है, तब जाकर गर्भधारण रुकता है। यह अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देते हैं, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर भी रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा खूब स्वीकार की जाती हैं। सहेली नामक जो आपकी नई गर्भनिरोधक गोली है जिसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक गैर स्टेरॉइडल हार्मोन है, सामग्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सहेली कैसा है? गैर स्टेरॉइडल, यानी इसमें किसी भी प्रकार के स्टेरॉइडल हार्मोन का स्राव नहीं होता। यह हफ्ते में 1 बार ली जाती है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन टीके या त्वचा के अंतर इम्प्लांट के रूप में भी किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति ही होती है तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग आईयूडी के उपयोग को आपातकाल गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया और इन्हें बलात्कार असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित गर्भावस्था से बचाने के लिए किया जाता है। गर्भनिरोधक की अन्य जो विधि आती है वह शल्यक्रियात्मक विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में, जिसे हम बंध्यकरण कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन, यानी परमानेंट। अगर एक बार ये शल्यक्रियात्मक विधि कर लिया गया तो कभी भी लाइफ में संतान उत्पन्न नहीं कर सकता वो दंपत्ति। होता क्या है, प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें गर्भावस्था कभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक बार अगर ये शल्यक्रियात्मक हो गया तो फिर कभी भी पुनः उसे सही नहीं किया जा सकता। शल्यक्रिया की दखलअंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः गर्भधारण नहीं होता। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन वासेक्टोमी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरुष के लिए शल्यक्रियात्मक विधि को क्या कहते हैं? शुक्रवाहक उच्छेदन या वासेक्टोमी, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, शुक्रवाहक को काट कर बांध देते हैं। ये देखिए शुक्रवाहक है, ये इसको काट के बांध देते हैं, जिससे जो वृषण से जो शुक्राणु बनता है वो बाहर यहाँ से आगे नहीं जा पाता। ठीक, तो आगे जब जाएगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं शुक्राणु, तो निषेचन भी नहीं होगा। महिलाओं के लिए क्या करते हैं, महिलाओं में इसकी डिंब वाहिनी को काट देते हैं, काट के बांध देते हैं, जिससे अंडाणु जो यहाँ पर बनता है वो बाहर ना निकल पाए। ठीक, तो महिलाओं के लिए इसे नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। सब कुछ नाम याद रखेंगे। जनसाधारण इन क्रिया को पुरुष या महिला नसबंदी भी कहा जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा चीरा मारकर उसकी योनि द्वारा डिंब वाहिनी नलिका का छोटा सा भाग काटकर बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली तथा इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। यानी एक बार अगर शल्यक्रियात्मक सर्जरी द्वारा करा दिया गया तो फिर इसको पुनः से सही नहीं किया जा सकता। पुरुषों में क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका उच्छेदन, यानी इसे वासेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि इसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, काट कर ऐसे बांध देते हैं, यहाँ से काट कर बांध दिए। अब यहाँ पर जो शुक्राणु बनेगा, यहाँ पर जो भी शुक्राणु बनेगा वो यहाँ से आगे नहीं पहुँच पाएगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अंडाणु बनेगा ये आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी फैलोपियन ट्यूब को हमने काट दिया है। फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं, जिससे अंडाणु बाहर नहीं जा पाता। तो जब अंडाणु बाहर जाएगा ही नहीं तो शुक्राणु से मिलेगा नहीं, तो गर्भनिरोधक गर्भधारण होगा नहीं। यहाँ पर इस बात की ध्यान देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भनिरोधक उपायों का चुनाव उपयोग किसी शिक्षित चिकित्साकर्मी विशेषज्ञ के परामर्श ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जन स्वास्थ्य में रखरखाव है तो गर्भनिरोधक नियमित रूप से अपचित नहीं होता। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भधारण सगर्भता के विरुद्ध है। इन सबके बावजूद व्यक्ति को इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता रोकने देरी, फालतू चीज़ है यार, हटाओ। नेक्स्ट देखिए, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यहाँ पर कुछ बात लिखी थी क्या? जनसंख्या के नमूने वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण, फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभाव में मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, नियमित आर्तस्राव, यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों से कुछ व्यक्तियों में ऐसा दुष्प्रभाव भी देखा गया है। ठीक, सगर्भता का चिकित्सीय समापन ये क्या होता है? इसे कहते हैं एबॉर्शन। आपने मूवी में देखा है कि जब किसी दंपत्ति को संतान नहीं चाहिए होता और गर्भधारण भी हो गया है तो उसको वैक्यूम क्लीनर से बाहर निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं एबॉर्शन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन या इसे MTP भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं कि संसार भर की कुल सगर्भताओं की 1/5 भाग है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन की स्वीकृति कानूनी बनाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन की कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी ये जो एबॉर्शन का प्रोसेस है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस पर भी कानून बनाया गया है कि किस अवस्था में ये चीज़ें कराई जाएंगी, किस अवस्था में नहीं कराई जाएंगी। यानी अगर कोई डॉक्टर कहता है कि आपके गर्भ में पुत्री जन्म लेगी, तो वो दंपति कहेगा हमें पुत्री नहीं चाहिए, एबॉर्शन कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। इस पर कानून बनाए गए हैं। ठीक, केवल कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी का रेप हो गया तो उसमें ये एमटीपी कराना चाहिए, मतलब करा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। बहुत सारे ऐसे और कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखकर एमटीपी कराया जा सकता है। लेकिन अगर कहो कि जानबूझ के बदतमीजी करो कि बेटी है तो आप लोगे नहीं तो एबॉर्शन करा दो, तो वहाँ पर बैन है, कानूनी प्रक्रिया होगी उस पर। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों होता है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना, या चाहे फिर लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम, या मैथुन के समय गर्भनिरोधक उपायों के असफल रहने, या बलात्कार जैसी घटनाओं में होता है। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकता है। यानी एमटीपी को इस वजह से भी कराया जा सकता है जिसमें लगता है कि डॉक्टर को कि इनके गर्भ में जो पल्ला शिशु है उसके जन्म लेने पर उनकी माता की मृत्यु हो सकती है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है, तो उसके समय से पहले उसको गिरा दिया जाता है, एबॉर्शन कराया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि सगर्भता कब तक सुरक्षित मानी जाती है? तो सगर्भता केवल और केवल 12 सप्ताह यानी 3 महीने के बीच में ही कराया जाना उचित होता है। सगर्भता यानी प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीने के अंदर एमटीपी कराना सही माना जाता है, तब तो कोई खतरा नहीं है। अगर 3 महीने के बाद कराते हैं तो खतरा है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराए जाने वाले चिकित्सीय सगर्भता अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय माह में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक हो जाता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से आकुशील नीम हकीमों के द्वारा कराया जाता है, जो कि असुरक्षित है और जानलेवा भी सिद्ध होता है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उलभेदन का दुरुपयोग। तो ये सब बता ही चुके हैं, बहुत ऐसा देखा गया, पता चलने में मादा अगर भ्रूण होती है तो एमटीपी लोग कराते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आता है यौन संचारित संक्रमण। बहुत से ऐसे रोग हैं जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं। कौन से हैं? देख लीजिए, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक रूप पर हम क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। इसे कहते हैं एसटीआई। एसटीआई नहीं कहते, आरटीआई कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। नहीं सही है, एसटीआई भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी होगा, यहाँ डी होगा, एसटीडी कहते हैं। ठीक है, यह आरटीआई भी होता है, एसटीडी कहते हैं इसको, यानी जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है उसे एसटीडी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा रोग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैलता है। जिनमें कौन से आते हैं? सुजाक, इस एसटीडी है यानी यौन संचारित रोग है। सिफिलिस, हर्पीज, जेनेटिक्स परिसर, जेनेटल वार्ड जेनेटल हर्पीज कहते हैं। क्लैमाइडिया था, ट्राइकोमोनास था, लैंगिक मत्स्य, यकृत बी यानी इसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित घातक एचआईवी एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग है जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। सबके साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई है। 8वें अध्याय में बताया जाएगा मानव स्वास्थ्य वाले में। इनमें से कुछ संक्रमण जैसा कि जो हेपेटाइटिस बी है यानी यकृत बी है, एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग वाले सुइयों यानी ये सुइयों के माध्यम से भी फैल सकता है। शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तवाहन ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकता है। यानी जो हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी वायरस है, ये दोनों यौन संपर्क के साथ साथ अन्य विधियों से भी फैलते हैं। जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति का सुई प्रयोग किया गया या शल्य क्रियात्मक औजार का प्रयोग किया गया, यानी किसी व्यक्ति का सर्जरी किया गया जो एचआईवी से पीड़ित है, उसी औजार का प्रयोग किसी सामान्य व्यक्ति में किया गया सर्जरी में, तो वो भी पीड़ित हो जाता है। या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, तब भी वो एचआईवी से पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर संक्रमित माता, अगर कोई माता एचआईवी से पीड़ित है तो उसके भ्रूण में भी एचआईवी पहुँच जाता है।
तो हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर, HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। यानी 3 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी का कोई उपचार नहीं है, जननिक परिसर का कोई उपचार नहीं है, HIV का कोई उपचार नहीं है। बाकी सारों का उपचार हो सकता है, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना और इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र, गुप्तांगों में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द, सूजन आदि हो सकता है। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं, यानी जो लड़कियां हैं या स्त्रियां जो संक्रमित हैं HIV से या हेपेटाइटिस बी से या जननिक परिसर से, तो उनमें इसके लक्षण दिखाई नहीं भी दे सकते हैं। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उन्हें पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचालित संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। अब किसी को HIV हो जाए तो वो सामाजिक रूप से डरेगा कि अगर हमारा पॉजिटिव हो गया, लोगों को पता चलेगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। इस वजह से वो क्या करता है, जाँच नहीं करवाता। उसका डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जाँच करवाने और उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो जाती हैं, जो कि श्रोणि सूथन, सोजन यानी PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म या अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता तथा जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। यौन संचालित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोगों को इन संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष के जो आयु वाले लोग हैं, इनकी घटनाओं में अधिक ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराई मत, इससे बचाव का उपाय आपको बताया जाएगा। पढ़ा लो, जो मैथ वाली हैं वो कैसे समझेंगे, उनको आप लोग बता देना। आपके हाथ में, आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते आप नीचे दिए गए नियमों का पालन करेंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय हमेशा बैरियर्स का प्रयोग करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत प्रारंभिक जांच कराएं और डॉक्टर से मिले, रोग का पता चले, पूरा इलाज कराएं। अब आता है बंध्यता। स्टेरिलिटी किसे कहते हैं? स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न ना कर पाएँ। नर में कोई समस्या है तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, मादा में कोई समस्या है तो संतान, नर तो कभी संतान उत्पन्न नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नर में शुक्राणु नहीं बन रहा है तो वो उसके जो भी पार्टनर है उसके साथ मैथुन से वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, तो वो प्रॉब्लम्स बंध्यता कहलाती है। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य अधूरी है। भारत सहित पूरे विश्व में दंपत्ति बंध भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो असुरक्षित यौन सहवास करने के बावजूद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसका अनेक कारण हो सकता है, जो कि शारीरिक भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा ना होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। बच्चा ना होने का दोष स्त्रियों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्त्री में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पुरुष में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाई बंध्यता क्लिनिक जो होती हैं, नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक, आपने बहुत सारा अभी प्रचार देख रहे होंगे, टीवी में दिखाता है इंदिरा IVF, इंदिरा IVF जो लखनऊ में है, दिल्ली में, पता नहीं कहाँ पे है, वो दिखाते हैं ना टीवी पे, निसंतान दंपत्ति मिले, IVF है ना। IVF का मतलब ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और वो जो क्लिनिक जो ऐसा कराती हैं उन्हें, उन क्लिनिक को कहते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक। तो वहाँ पर ये इन चीज़ों का जांच करा के और वो दंपत्ति बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर भी जहाँ ऐसे दोष को ठीक कर पाना संभव नहीं होता, वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उन्हें बच्चे पैदा करने में मदद की जाती है। यानी इन दोनों के भी इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है, उसके उपचार करके अगर बच्चा पैदा कराया जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो उसके बावजूद भी अन्य एक व्यवस्था है जिसे सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ कहा जाता है, ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहलाता है। उसी के अंतर्गत आता है आपका पात्र निषेचन, जिसे कहा जाता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, किसी पुरुष का शुक्राणु लेंगे और उसे अंडाणु, उसकी स्त्री से अंडाणु लेंगे, उसको लैब में फर्टिलाइज कराएंगे, लैब में, शरीर में नहीं हो रहा है, ये लैब में हो रहा है। युग्मनज बनाएंगे। अब युग्मनज अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है, क्योंकि युग्मनज में विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनेगी। अगर 8 कोशिका में है तो उसे हम फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं, तब उसे कहा जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। अगर 8 से 16 में चला गया है तो 16 जो ब्लास्टोमियर स्टेज होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, तब उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते, गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, तब इसे कहा जाता है IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। आइए बताया जाएगा यहीं पर। अब जो जाइगोट ट्रांसफ़र करेंगे जिस स्त्री में, अगर उस स्त्री का गर्भाशय ठीक है तब तो उसी में कर देंगे। अगर वो स्त्री जिसने अंडाणु दिया है
वो उसका गर्भाशय सही नहीं है, तब उसे किसी दूसरे स्त्री के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो दूसरी स्त्री होती है वो कहलाती है सरोगेट माँ। ठीक, देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग भ्रूण का स्थानांतरण, ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में लोकप्रिय जो कार्यक्रम है वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसे कहते हैं। यानी जब हम लैब में क्या लेते हैं, उस पुरुष का शुक्राणु लेते हैं और उसकी स्त्री से अंडाणु लेते हैं, इन दोनों को हम लैब में फ्यूज कराते हैं जिससे युग्मनज बनता है। अब युग्मनज से क्या बनेगा, संतान, नया संतान बनेगा। इस संतान या इस शिशु को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और इस पूरे कार्यक्रम को टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहा जाता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे लेते हैं और पति से शुक्राणु लेते हैं। इन दोनों को एकत्रित करके प्रयोगशाला में युग्मनज तैयार किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण, मैंने बताया ना, जब 8 स्टेज में है तब उसे हम कहाँ भेजेंगे, फैलोपियन नलिका में भेजेंगे। फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, तब इसे कहा जाता है अंतःडिम्ब वाहिनी स्थानांतरण, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT कहा जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। पूछा जाता है कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कब कराते हैं, जब युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है। अगर 8 से ज़्यादा हो गया, 16 में हो गया, तो इसे हम फैलोपियन नलिका में ना भेजकर गर्भाशय में भेजते हैं, तब उसे कहा जाता है IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ठीक है, और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मकों से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरित के प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मक का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कह रहे हैं कि जिन स्त्रियों में मान लो शुक्राणु अंडाणु से फ्यूज नहीं कर पा रहा है तो उनके शरीर के अंदर ही ये फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है, तब उसे हम इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। देखो इन विवो और इन विट्रो में अंतर होता है। इन विट्रो का मतलब होता है शरीर से बाहर, शरीर से बाहर, और इन विवो का मतलब होता है शरीर के अंदर। यानी जब निषेचन मानव के द्वारा कराया जाए शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, तब इसे कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक, ऐसे मामलों में जहाँ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, यानी मान लो ये पति हैं और ये इनकी पत्नी है और इनकी पत्नी अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही है, तो हम किसी दूसरी स्त्री से अंडाणु ले सकते हैं। इसका बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें कराया जा सकता है। अगर आपने देखा है कौन सा मूवी, मिमी मूवी देखा है आपने, वो उसका हीरोइन का नाम क्या है, इसका नाम नहीं आ रहा है। मिमी मूवी अगर आपने देखा तो उसमें आप समझ सकते हो कि उन दोनों दंपत्ति को जब संतान उत्पन्न नहीं होता है तो वो दूसरी स्त्री का सहारा लेती हैं। तो उस कंडीशन में यानी पत्नी अगर अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही तो किसी दूसरी स्त्री का अंडाणु लिया जाता है। ठीक, यानी जहाँ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है जिसे इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। अब देखो क्या होगा, यानी ये पत्नी है इनकी, अब ये पत्नी अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही लेकिन इनका गर्भाशय ठीक है, ये संतान उत्पन्न कर सकती हैं, बस अंडाणु नहीं बन रहा है। तब क्या करेंगे, किसी दूसरे स्त्री से अंडाणु लेंगे, उस अंडाणु का शुक्राणु से हम फ्यूजन कराएंगे, या फ्यूजन नहीं कराएंगे, सॉरी फ्यूजन नहीं कराते, क्या करेंगे कि किसी दूसरे स्त्री से अंडाणु लेंगे, उस अंडाणु को ही सीधे इस स्त्री के कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इस स्त्री के फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करेंगे, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब देखो क्या किया जा रहा है, एक अंडाणु को भेजा जा रहा है फैलोपियन नलिका में, और अंडाणु क्या है, युग्मक है, इसलिए इसे कहते हैं युग्मक अंतः फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसे कहते हैं GIFT, गिफ्ट कहते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी गैमीट को भेज रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में भेजा जाता है, जिसे क्या कहते हैं GIFT कहा जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। यानी इसमें क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सही है, ICSI कराते हैं। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या करते हैं, लैब में अंडाणु में सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणु को डायरेक्टली भेज दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली भेज दिया जाता है।
तो इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी इस सुई के माध्यम से शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश कराया जाता है, जिससे फ्यूजन हो और अंडाणु शुक्राणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण हो, जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री के वीर्य सिंचित कर सकने में योग्य नहीं होते हैं, अर्थात जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है, यानी अब ऐसे पति जिनके शुक्राणु की संख्या कम है, तब वो उसमें क्या कराया जाता है, ऐसे दोष का निवारण AI तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक द्वारा किया जाता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, जिसे अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन IUI कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। मान लो कि कोई ऐसा पति है जिसका शुक्राणु सक्षम नहीं है कि वो अंडाणु तक पहुंच पाए, तो या तो उसी का शुक्राणु या किसी दाता पति से शुक्राणु लेकर उसे हम गर्भाशय के अंदर या उसके स्त्री के योनि में अथवा उसके गर्भाशय में हम प्रविष्ट कराते हैं। तो इस प्रक्रिया को IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धतापूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती हैं। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोगों के ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं, इनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा देश कानून शिशु को कानून गोद लेने की इजाज़त भी देता है, यानी जो दंपति इनका खर्चा नहीं कर सकते हैं वो गोद ले भी सकते हैं बच्चे को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। बस खत्म। चलो, ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। इनसे संबंधित जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है उसको जरूर पढ़िएगा, कि जैसे कौन से औषधि रहित IUD होते हैं, कौन से हार्मोन मोचक IUD होते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इन सभी के बारे में, कौन कौन से रोग हैं जो यौन संबंध द्वारा संचरित होते हैं, और उसके बाद किस तरह से हम किसी भी दंपत्ति को अलग अलग तरीके से बच्चे पैदा करने में सक्षम बना सकते हैं। इन सारे तरीकों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन अब नहीं लगा पाएंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।